सो वेलकम टू अवर चैनल एस नॉलेज क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। पूरा हिस्ट्री करेंगे और फाइनली इस पार्ट को खत्म करेंगे। तो काफी लॉन्ग हो गया, तो इस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा। देन यहाँ पर लास्ट जो थोड़ा टॉपिक बचता है, थोड़ा ही हिस्सा बच रहा है। इससे पहले हमने हंगरशिप के बारे में सारी चीजें पढ़ ली थी कि वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गया था, जिसके वजह से फिर वही सेम चीज सिचुएशन हो गई, जिसके कारण वो खाने वगैरह की चीजें हो गई कि हाँ खाना उतना है नहीं और पॉपुलेशन बढ़ रही है। खैर पार्ट 1 में देख चुके हो, और अगर फिर भी नहीं हो तो आप पार्ट 1 को जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस पर ओके करके आप देख सकते हो कहाँ तक की यहाँ पर बात हमारी क्लियर हो गई थी। तो यहाँ पर अब बचता है 1848 में रेवोल्यूशन हुआ था लिबरियर्स का। 1848 में रेवोल्यूशन हुआ था, द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। देन रेवोल्यूशन हुआ था कि यहाँ पर सारे लिबरल्स जितने भी थे जो मीडियम में आ जाते थे, मिडिल क्लास थे, वो सब मिलकर एक डिमांड की थी उन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास होना चाहिए और सर एक नेशन को एक यूनिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रैंकफर्ट की एक पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं। तो 1848 मेंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन इलेक्टेड करते हैं कुछ 831 रिप्रेजेंटेटिव को, और फिर ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट होता है कहां पर होता है? चर्च ऑफ सेंट पॉल में। और उन्होंने ड्राफ्ट किया होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन को जर्मन नेशन के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं तो इसके खिलाफ जाता है किंग ऑफ पर्शिया कि हाँ भैया जो अब एक काम करो, ये जो लेकर आए हो ना, इसको भैया पोथी में डालो और ले जाओ भाई सब अपने घर, क्योंकि भैया हम तो इस पे साइन करने नहीं वाले। अब क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि असल में ये जितने भी छोटे लोग थे, छोटे में यहाँ पर ये बात कहेंगे कि जो लोअर क्लासेस में थे वो लोग यहाँ पर इनके साथ जुड़े हुए नहीं थे, मतलब ये मिडिल क्लास लोग आए हुए थे। तो जब नीचे वाले जुड़े हुए नहीं है तो इसलिए किंग को उतना प्रेशर नहीं फील हो रहा, तो उन्होंने मना कर दिया। खैर यहाँ वर्कर्स और वुमेन भी सेम, इनको भी सेम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से हटा दिया गया था। उतना कुछ खास इनका भी सपोर्ट नहीं था। तो जब इनका भी सपोर्ट नहीं था तो इतना ज्यादा प्रेशर फील नहीं हुआ। इसके बाद करते हैं तो इट फोर्स द ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स टू इंट्रोड्यूस सम चेंजेस। उन्होंने कुछ सब चेंजेस किए थे। अगर आप देखेंगे तो अभी तो लेकर आ गए हैं तो कोई भी सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा। तो अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा तो पहला वाला चलता है, हमने इन्हें मना कर दिया। अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा तो हमने इसे मना कर दिया, पर अगर ये सपोर्ट मिल गया तब क्या होगा? तब तो हमें इस पे साइन करने होंगे, और ये आज ना कल कभी ना कभी ये सारी चीजें हमारी जो सत्ता है वो खत्म हो सकती है। तो इस डर के कारण उन्होंने क्या कर दिया, कुछ चीजें चेंज की, जैसे कि सर्वडम चेंज किए और बॉन्डेड लेबर्स जो थे उन्होंने जो है दास प्रथा वगैरह ये सारी चीजों को खत्म किया। हंगेरियंस जितने थे उनको कुछ ऑटोनॉमीज दी गई। मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली। देन ऑटो वैन बिस्मार्क की हेल्प और पर्शियन आर्मी की हेल्प से इन्होंने, और ब्यूरोक्रेसी की, नौकरशाही जितनी होते हैं उनकी हेल्प से उन्होंने लीडरशिप की और मूवमेंट किया गया, ताकि भाई सारे नेशन जो है एक यूनाइटेड में आ सके, जर्मन एक यूनाइटेड नेशन बन सके। क्योंकि पहले वाला जो था उसमें तो मना कर दिया गया था, उन्होंने लेकर आए और उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आया तो वो तो मना हो गया। तो अब क्या करें, यूनिफिकेशन करना है नेशन को, तो क्या कर सकते हैं? तो इनके ऑटो वैन बिस्मार्क के लीडरशिप में दोबारा ट्राई किया गया और 3 वॉर हुई, जिसके अंदर 7 years लगे थे। द 3 wars over 7 years ended in the Persian victory and complete the process of unification. Then 3 साल लग गए और फाइनली जो हुए पर्शियन विक्ट्री मिली और फाइनली यूनिफिकेशन की गई। जहां पर जो लगाया पर्शियन के राजा था उनको हेड बनाया गया वो था केजर विलियम फर्स्ट को, और वो न्यू जर्मन एम्पायर उनका फिर फाइनली बन पाया। अब आ जाता है इटली के बारे में, जहां जर्मन का देखा तो अच्छा खासा हो गया, हैप्पी एंडिंग हो गई, जिसके अंदर फाइनली ऑटो वैन बिस्मार्क और पर्शियन आर्मी, ब्यूरोक्रेसी इन सबके हेल्प की गई, लीडरशिप हुई। उसके बाद 7 years की जो है 3 लड़ाई लड़ी गई और फिर केजर विलियम फर्स्ट को दे दिया गया कि आप अब इसको संभालिए। देन इटली की देखा जाता है तो इटली को यहाँ 7 states थे, और वहां पर भी सेम था कि यार जिस तरह से बाकी जगह पे सब यूनिफिकेशन कर रहे हैं तब देन यहाँ पर इटली की भी यूनिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। देन इटली वाज डिवाइडेड इनटू द 7 states। 7 states के अंदर ये डिवाइडेड थे। यहाँ पर सर्डिनिया, पिडमोंट जो थे वो रूल करते हैं इटालियन प्रिंसली स्टेट को। इनिशियली यूनिफिकेशन प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय द गिसेपी मैज़िनी बट इट फेल्ड। कि गिसेपी मैज़िनी वो थे जिन्होंने कोशिश की थी यूनिफिकेशन की, और फिर जब वापस रूल में आ गए थे तो उनको छुपना पड़ा था, फिर उन्होंने हिडन काम किया था, ठीक है।
अब यहाँ पर भी उन्होंने काम किया पर वो फेल गए। चीफ मिनिस्टर कैवर लेड द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ द गिसिपी गैरिबल्डी। अब यहाँ गिसिपी से आप कंफ्यूज मत होइए, वो गिसिपी मैजीनी थे जो फेल्ड हो गए थे। ये है गिसिपी गैरिबल्डी जिनकी हेल्प से जो चीफ थे कैवर, उन्होंने वापस एक मूवमेंट को लीड किया था। और इन 1861 विक्टर एमेनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली। अब फाइनली विक्ट्री मिली एंड यहाँ पर किंग बनाया गया जो है विक्टर इमैनुअल सेकंड को। तब 1861 में। अब यहाँ पर आपका यूनिफिकेशन हो जाता है, जर्मन का यूनिफिकेशन हो जाती है इटली की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में बनता है। देन इनकी जो आपका यूनिफिकेशन है इसे जरूर पढ़िएगा, नीचे इनके यूनिफिकेशन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। देन यहाँ पर वापस आ जाता है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में एक अद्भुत सा जो है केस चल रहा था, वो क्या था? इन 1688 इंग्लैंड स्टेबलाइज एज अ नेशन स्टेज। तो आप देखेंगे तो इंग्लैंड को जो है एक स्टेबलाइज किया गया नेशन स्टेज के रूप में 1688 में। अब उस टाइम पे आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि बहुत तरह के यहाँ पर आइलैंड बने हुए हैं और सब जो है स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है एंड डिफरेंट जो है, हर किसी के पास अपने अपनी जो है कल्चर है। अब उसको भी सेम उन्होंने एक तरह से बनाकर फाइनली आपको ग्रेट ब्रिटेनिया मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेनिया मिलेगा, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन मिलेगा। तो उसमें देखते हैं देन इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर ऑफ फ्रॉम द मोनार्की। तो इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया, जो मोनार्की लोगों के पास पावर थी उनसे उन्होंने छीन ली और इंग्लिश पार्लियामेंट के पास अब पावर आ गई, ठीक है। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ये बड़ा ध्यान रखिएगा, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ने रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यह ग्रेट ब्रिटेन का जो आपका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1707 के एक्ट में। Then 1801 में आयरलैंड was forcefully taken by the British after the failed revolution। तो वहां पर आयरलैंड ने भी कोशिश की होगी, हर कोई करेगा कि जब उनके कल्चर पे आएगा तब, लेकिन उनका रेवोल्यूशन फेल्ड हुआ और ब्रिटिश ने उसको टेक ओवर कर लिया 1801 में। और एक न्यू ब्रिटिश नेशन जो है फाउंडेड हुई थी। अब इंग्लिश कल्चर क्या है, वो हर किसी पर थोपने की कोशिश कर रहा था कि भैया हम हैं, अब पावर में जब हम हैं तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी ना, ठीक है, इसमें बहसबाजी नहीं चलेगी, तो आपको अब मेरी ही बात माननी पड़ेगी। देन यहाँ पर ब्रिटिश नेशन का एक पूरा का पूरा ब्रिटिश नेशन बनने लग गया और एक प्रोपेगेंडा फैलाने लग गया कि सबसे ज्यादा पावर हमारे पास है, हमारा ही कल्चर सबसे अच्छा है। तो इस तरीके से हर जगह फैलने लग गया और धीरे 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 सारे चीज को वो टेक ओवर करने लग गए। मतलब इन्होंने सिर्फ हमें परेशान नहीं किया था, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी ब्रिटेन लोगों वालों ने परेशान कर रखा था। A new British nation was founded through the propagation of dominant English culture। यहाँ पर ये खत्म होने के बाद आ जाता है visualizing the nation। अब हम नेशन को किस तरीके से देखते हैं? अगर हम अपने देश के बारे में बात करते हैं तो हम देश को माँ के रूप में देखते हैं, जिनमें से एक फीमेल ओरिजिन के रूप में देखते हैं, एक फीमेल पोर्ट्रेट करते हैं हम, ठीक है। तो नेशन वाज पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर। यहाँ पर वहां पर भी सेम बात है कि उन्होंने नेशन को एक फीमेल पोर्ट्रेट किया था। देन यहाँ पर जो पोर्ट्रेट था, तो यहाँ पर आपको देखेंगे फ्रांस के अंदर इसे मेरिनी था और जर्मन के अंदर यहाँ पर जर्मेनिया है और एक फीमेल पोर्ट्रेट किया गया है। देन नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब यहाँ पर जब तक नेशनलिज्म था, एक थॉट था कि हमने रोमांटिकिज्म पढ़ा था और नेशन के लिए रोमांटिकिज्म था वो कि हम अपने देश से प्यार करने लगे हैं और हमें अब एक यूनाइटेड देश चाहिए, एक जुड़ा हुआ देश जिसमें और कोई दूसरा रूल नहीं कर सकता, हम देश में अच्छे से जी सकते हैं इक्वलिटी के साथ, ये एक था। लेकिन अब ये जो नेशनलिज्म है, ये थॉट एक अलग वर्ड लेकर आता है, एक अलग चीज लेकर आता है, वो इंपीरियलिज्म है। इंपीरियलिज्म क्या है? द बल्कान्स, अब यहाँ पर एक आप एग्जांपल से समझ सकते हो। द बल्कान्स कंप्राइज मॉडर्न डे द रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो। यहाँ पर बहुत सारे आपको जो देश दिख रहे हैं, बहुत सारे जो जगह दिख रहे हैं आपको मॉडर्न डे का, ये उस टाइम पे क्या था, पूरा कंट्रोल ओवर था बल्कान्स में। बल्कान वाज रीजन ऑफ द ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो था बहुत वास्ट था, बहुत बड़ा था और उसके अंदर कंट्रोल पे था। उसके बाद जो जितने उत्तराधिकारी है, सक्सेसर्स है, वो अब अच्छे नहीं आने लगे, कमजोर आने लगे। तो धीरे 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 इन लोग जो है अपने आप में अलग होने लगे कि भाई हम तो अलग हैं, अब हम अलग है। तो उनका वो सेम जो है ना कॉन्सेप्ट क्या है, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है ना कि हम अपने अलग होंगे और हमारा देश है ये। पर ये देश अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि वो एक होड़ में लग गया, एक रेस में लग गया कि किसकी टेरिटरी ज्यादा बड़ी है।
अब यहाँ पर चीजें क्या हुई कि यहाँ पे बल्कान स्टेट जो था वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जिस तरीके से नेशनलिज्म की बात सोची गई थी वैसी ना होकर कुछ और हो गई। Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory and expensive of each other। हर किसी से थोड़ा ज्यादा जाप करते हो ना, उस दोस्त के पास मेरा ये फलाना बाइक है, मेरा बाइक उससे ज्यादा महंगा वाला हो, है ना। आप नहीं सोचते तो मैं तो सोचता हूँ भाई। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हर व्यक्ति दूसरे वाली चीज को देखता है और देखने के बाद फिर सेम अपनी चीजों को उससे ज्यादा बड़ा देखने की कोशिश करता है कि उसके पास जो घर है, अच्छा उसका 2 मंजिला घर है, मेरा 3 मंजिला घर हो, ठीक है। उसके पास अच्छा एक फोन है, मेरे पास 2 फोन है, ठीक है। इनके पास एक बाइक है, चलो मैं अपनी कार ही ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसी थॉट सोसाइटी के अंदर होती है, ठीक है। मेरे अंदर नहीं है, मैंने ऐसे कह दिया। झूठ बोल रहा है। लेकिन ऐसी थॉट्स होती है कि हाँ कि आपको दूसरे से थोड़ा बेहतर चाहिए होता है। वही चीज जब वो पावर मिल जाती है देन वो सोचता है कि ये तो पावर हमारे पास अकेला है, देन अकेले हो चुके हैं हम और अब हम जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम मतलब नेशन क्या करता है कि दूसरे नेशन से वो एक रेस लगा लेता है। यूरोपियन पावर्स जो थी वो एक दूसरे को क्या कर रही थी, अलग अलग जो छोटे मोटे टेरिटरी यहाँ पर आजू बाजू मिल रहे हैं उसको अपने आप में मिलाने की कोशिश कर रहा था। इसे इंपीरियलिज्म कहा जाता है। This led to the series of the wars in the region और the finally result in the First World War। और यही आपको दिखाई देता है 1914 to 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देन यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चीज है वो यही चीज दिखाता है। तो यहाँ पर फाइनली आपका ये चैप्टर होता है खत्म। आप यार लाइक कर ही दीजिए, ठीक है। लाइक कर दिया है तो अब यार सब्सक्राइब भी है नीचे तो वो भी कर दीजिए। लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।